पूरे वीडियो में हमने छायावाद की पृष्ठभूमि, युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिवेश, छायावादी काव्य के विषय में जानकारी ली थी। आज हम छायावादी काव्य का अर्थ, परिभाषाएं और छायावाद का प्रवर्तन और उसकी प्रवृत्तियों के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। छायावाद 20वीं सदी के 2 दशकों की भारतीय सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना और पुनरुत्थान की काव्यात्मक परिणति है। इसमें जो स्वच्छंदतावादी विद्रोह अभिव्यक्त हुआ वह पर्याप्त महत्व रखता है। अब इसकी परिभाषाओं के बारे में हम कुछ विचार करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इसी प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। डॉक्टर वर्मा और शांति प्रिय द्विवेदी की परिभाषाओं में छायावाद को रहस्यवाद का ही पार्श्ववर्ती स्वीकार किया गया है। यह स्वीकृति भ्रमजनित है और संकीर्णता को प्रस्तुत करती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की छायावाद मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी भावना अवश्य थी। डॉक्टर नंद दुलारे बाजपेयी कहते हैं, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर नगीन कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। इसी प्रकार से डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्यवर्गीय के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। छायावाद वस्तुवाद और रहस्यवाद की बीच की कड़ी है, ऐसा कहते हैं गंगा प्रसाद पांडे। अब हम महादेवी वर्मा के विषय में जानते हैं कि महादेवी वर्मा क्या कहती हैं। छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है, अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव न हुआ। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए, क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य की सत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं, जो आज की वस्तु है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमयी प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि छायावाद के संबंध में विद्वानों ने पृथक पृथक विचारणा प्रस्तुत की है। इसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत के विचारों पर भी हम दृष्टिपात अवश्य करना चाहिए। सुमित्रानंदन कहते हैं, छायावाद भावबोध की दृष्टि से जहाँ विगत वस्तुबोध की भूमिका को छोड़कर एक ओर नवीन चैतन्य के शिखरों की ओर बढ़ा, वहाँ कलाबोध की दृष्टि से वह काव्य शास्त्रीय जड़ अलंकार युग की सौंदर्य धारणा से अपने को मुक्त कर सीधा प्रकृति के मुक्त पंख प्रसारों में विचरण कर नए सौंदर्य उपादानों की खोज में निकल गया। छायावाद ने अपना सौंदर्य बोध विगत युगों के संचय स्वरूप जीर्ण खलिहानों एवं भंडारों से उधार न लेकर उसे स्वयं नए रूप से प्रकृति के उर्वर आंगन में उगाया और उसकी
प्राणमयी सुनहरी बालियों से अपनी नवमुग्धा काव्य चेतना का श्रृंगार किया। अब इन विचारधाराओं से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि छायावाद अपने पूर्ववर्ती काव्य की स्थूल और इतिवृत्त शैली के प्रति विद्रोह करके अनगणित अपरिभाषित मूल्यों का सूक्ष्म अभिव्यंजन प्रस्तुत करता है। दूसरे, वह प्रकृति के विस्तृत वक्ष पर फैली उन्मुक्त सौंदर्य राशि से भाव, रंग और गंध की सूक्ष्म कणिकाओं को समेटता हुआ काव्य का ऐसा श्रृंगार करता रहा है जिसे देख, सुन और हृदयंगम करके मानव का हताश, निष्क्रिय, बौद्धिक निष्प्राणता वलयित जीवन किंचित राहत पाता है। इन दो बातों के अतिरिक्त छायावाद को आध्यात्म व रहस्यवाद से जोड़ने का उपक्रम ब्रह्मास्त्र है। छायावाद जीवन का काव्य है, उसे जीवन से पलायन नहीं माना जा सकता। कारण, छायावाद में जीवन और जगत के बदलते मानदंडों के प्रति रचनात्मक एवं मानवीय दृष्टि रही है। इस दृष्टि दर्शना को छायावाद ने नवीन सूक्ष्म और चेतन शिल्प से संजाया और संवारा है। अतः कह सकते हैं कि छायावाद सूक्ष्म और चेतन शिल्प में बंधा एक ऐसा काव्य प्रवाह है जिसमें जीवन की बाह्य शक्तियों की अपेक्षा भीतरी और सूक्ष्म शक्तियों का उद्घाटन किया गया है। इस उद्घाटन में वैयक्तिक मनोभाव, सांस्कृतिक दृष्टि, मानवतावादी चेतना तथा अन्य अनेक अंतर्विरोधी स्थितियों का समन्वित रूप मिलता है। भावात्मक दृष्टिकोण, दार्शनिक अनुभूति और अस्मिता की खोज से प्रेरित सांस्कृतिक चेतना का बोधक यह काव्य प्रकृति की चित्रशाला में संगीत बनकर आया है। छायावाद का प्रवर्तक हम किसे माने, यह भी एक प्रश्न उठता है। तो छायावाद का प्रवर्तक प्रसाद को ही मानना चाहिए, क्योंकि प्रसाद ने अपनी प्रारंभिक कविताओं में ही छायावाद की रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी और अपनी कालजयी कृति कामायनी तक वे इसी भावधारा और शिल्प संचेतना कविताएं लिखते रहे। पंत का काव्य विकास के विभिन्न सोपानों से गुजरा है और सौंदर्य मस्तिष्क में प्रश्नों का अंबार और वाणी में सूक्ष्म अभिव्यंजना की क्षमता लिए प्रसाद अपने भावी और प्राज्ञिक व्यक्तित्व के साथ छायावादी कविता के दिशा निर्देशक भी बने और बदलते परिप्रेक्ष्य के संवाद। क्योंकि और जो है छायावाद के विषय में अन्य लोगों का भी कहना है, क्योंकि इसके जो प्रवर्तन के संबंध में बहुत ज़्यादा मतभेद रहे हैं। इसमें आचार्य शुक्ल ने प्रवर्तन का श्रेय मुकुंदराज पांडे को भी दिया है और मैत्रेयी गुप्त को भी प्रदान किया है। इस प्रकार से इसके अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं। छायावादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के विवेचन के क्रम में आवश्यक है कि इसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं भाव क्षेत्रीय भी हैं और शिल्प क्षेत्रीय भी। भावना के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुए और शिल्प के क्षेत्र में भी। इसकी भाव क्षेत्रीय विशेषताओं में वैयक्तिकता, प्रकृति के प्रति नूतन दृष्टिकोण, नारी के प्रति पूज्य दृष्टि, रहस्य भावना, प्रेम भावना की उदारता, कल्पना की विवृत्ति, निराशा, अवसाद और वेदना को विशेष महत्व प्रदान है। इसकी वैचारिक विशेषताओं में राष्ट्रीयवाद, मानववाद, विश्वासबोध और विश्व बंधुत्व आदि को लिया गया है। जहाँ तक शैलीगत विशेषताओं का प्रश्न है, उसमें कोमलकांत भाषा, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, चित्रभाषा, नूतन अलंकार विधान, छंदगत नवीनता और शैली की प्रगीतात्मकता आदि को लिया गया है। रीतिकाल के उन्मुक्त प्रेम के गायक कवियों ने थोड़ा बहुत आंतरिक सौंदर्य का भी साक्षात्कार कराया था, किंतु उनकी भी प्रवृत्ति नख, सिख तथा नायिका भेदों तक ही उलझ कर रह गई। द्विवेदी युग में नैतिकता के आग्रह ने सौंदर्य में केवल अश्लील तत्वों को ही देखा और उस ओर से प्रायः आंखें मूंद ली। छायावादी काव्य में अमूर्त, अशरीरी और सूक्ष्म सौंदर्य के दर्शन होते हैं। इस काव्य में सौंदर्य का व्यापक चित्रण हुआ है तथा प्रकृति के माध्यम से मानव के आंतरिक सौंदर्य को भी उद्घाटित किया है। प्रेम भावना का उदात्तीकरण करते हुए छायावादी कवियों ने स्त्री पुरुष की भावनाओं को वासना के करदम से निकालकर उदात्त भूमिका पर प्रतिष्ठित किया है। छायावादी कविता में
अभिव्यक्ति प्रेम, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रेम आदि विभिन्न आधारों पर अभिव्यक्त हुआ है। यूँ तो सभी छायावादियों ने किसी न किसी रूप में अज्ञात और असीम प्रिय के प्रति प्रेमाभिव्यक्ति की है, किंतु महादेवी की कविताएं इस क्षेत्र में विशिष्ट हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण में भी छायावादी कविता का उल्लेखनीय संदर्भ कहा जा सकता है। इन कवियों ने मनुष्य को नए अंदाज से देखा। निराला सामान्य भिक्षुक, बच्चों और किसानों के प्रति मानवीय संवेदनाओं से परिचालित थे, तो प्रसाद ने मनु के माध्यम से मानवता का व्यापक मानदंड प्रस्तुत करते हुए लिखा, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सभी को सुखी बनाओ। व्यक्ति चेतना तो छायावादी कविता का विशिष्ट संदर्भ रहा ही है, जिसे प्राय सभी कवियों में देखा जा सकता है। जहाँ तक रहस्य भावना का प्रश्न है, वह कमोबेश रूप में सभी कवियों में मिलती है, किंतु महादेवी का काव्य इस कसौटी पर खरा उतरता है। उनके द्वारा लिखित गीत मधुर मधुर मेरे दीपक जल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वेदना की विवृत्ति, श्रृंगारिकता, प्रकृति प्रेम को भी छायावादी कविता की विशिष्ट प्रवृत्तियों में परिगणित किया जा सकता है। छायावादी कविता में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति विशेष रूप से हुई है। दिनकर ने लिखा है, छायावादी आंदोलन विचित्र जादूगर बनकर आया था, जिधर को भी मुट्ठी भर गुलाल फेंक दी, उधर का क्षितिज लाल हो गया। हिंदी की राष्ट्रीय कविताएं तो अब तक उपदेशों और प्रवचनों का नीरस भार ढोती आई हैं, किंतु इस काल में ऐसी अनुभूतियों के सच्चे दर्शन होते हैं। प्रसाद की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस प्रकार से कहने का अभिप्राय यही है कि छायावादी काव्य आधुनिक कविता की एक विशिष्ट काव्यधारा रही है और इसे अनेक कारणों से विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इस काव्यधारा का प्रभाव इतना अधिक रहा है कि भले ही छायावादोत्तर काल में कितने ही कविता आंदोलन उभर कर सामने आए हों, किंतु हर आंदोलन में कुछ न कुछ ऐसे कवि और उन कविताएं अवश्य हैं जिनमें छायावादी चेतना को ही नहीं बल्कि उनके शिल्प को भी देखा जा सकता है।